स्वागत है सभी क्यूरियस माइंड्स का। आज का विषय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं बात करने वाला हूँ नेचुरल, ऑर्गेनिक या सस्टेनेबल फार्मिंग पे। नेचुरल, ऑर्गेनिक, सस्टेनेबल फार्मिंग तभी मुमकिन है अगर हम खेत में केमिकल का इस्तेमाल बंद कर दें। अब केमिकल के बिना प्लांट्स ग्रो करना बहुत मुश्किल लगता है आज, क्योंकि इतना ज़्यादा मिट्टी कम उपजाऊ हो गई है, इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा है मिट्टी को, ख़ास तौर पर भारत में जहां पर रैपिड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ हुआ। ख़ास तौर पर ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान केमिकल्स को बहुत ज़्यादा, केमिकल फर्टिलाइज़र्स को बहुत प्रमोट किया गया और उस वक्त वो नीड भी थी। लेकिन ये आदत बन गई और केमिकल फर्टिलाइज़र्स का उपयोग ज़रूरत से ज़्यादा होने लगा, इतना ज़्यादा कि आज केमिकल के बिना प्लांट्स ग्रो ही नहीं होते भारत की मिट्टी में। ख़ास तौर पर ये इफ़ेक्ट्स पंजाब जैसे राज्य में ज़्यादा देखने मिलता है। इतने ज़्यादा कम उपजाऊ, कम प्रोडक्टिव हमारी मिट्टी हो गई है, फार्म हो गए हैं कि केमिकल डालते ही रहना पड़ता है तभी प्लांट्स ग्रो होते हैं। लेकिन अगर हमें सस्टेनेबल तरीके पर जाना है, हम जहर तो खा नहीं सकते। इनडायरेक्टली इन प्लांट से, क्रॉप से हमारे शरीर में भी वही केमिकल आ जाते हैं और जिससे कई सारी बीमारियां भी इंसानों में होती है। अब हम जाए अगर हमारे वैदिक ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में, एज ओल्ड ट्रेडिशन जो भारत का है, जिसमें इसी गोबर का इस्तेमाल नेचुरल फर्टिलाइज़र बना करके अगर मिट्टी में प्रयोग किया जाए तो प्लांट्स में मिरेकल ग्रोथ देखने मिलती है। और जो हमारी मिट्टी में जहर मिल चुका है, जो मिट्टी ख़राब हो चुकी है, उसको वापस ठीक किया जा सकता है। कैसे, इस प्रोसेस को समझेंगे। किस तरीके से काव डंग यानी गाय के गोबर से खाद तैयार होती है, कैसे पाइल अप करके, ढेर बना करके ट्रेडिशनली इसकी कंपोस्टिंग की जाती थी, आज वो भी समझेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से फ्रेश काव डंग को ग्रास के साथ मिक्स करके, हम इसमें लीव्स भी मिक्स कर सकते हैं और एक ढेर बना दिया जाता है। हर रोज़ जो गोबर निकलता है उसको जमा कर दिया जाता है इसी तरीके से और एक जगह पर छोड़ दिया जाता है। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल में, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत आवश्यक होता है और ये न्यूट्रिएंट्स हम एक्सटर्नली ऐड करते हैं, चाहे वो फर्टिलाइज़र केमिकल का हो या फिर नेचुरल तरीके से काव डंग, कंपोस्ट या दूसरे मैन्योर का इस्तेमाल करके हम सॉइल में इसी न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं। लेकिन मैन्योर्स को बेटर माना जाता है फर्टिलाइज़र के कंपैरिजन में। मैन्योर्स प्लांट और एनिमल के वो वेस्ट होते हैं जो कि प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं अगर वो डिकम्पोज प्रॉपरली हो जाए। तो ये रिलीज़ करते हैं न्यूट्रिएंट्स सॉइल में जैसे जैसे ये डिकम्पोज होते हैं। मैंने कहा मैन्योर फर्टिलाइज़र से बेहतर होते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये फर्टिलाइज़र के कंपैरिजन में स्लोली न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में रिलीज़ करते हैं, जिससे एक लॉन्गर रेसिडुअल इफेक्ट देखने मिलता है। प्लांट्स धीरे धीरे इन न्यूट्रिएंट्स को ले सकते हैं, ज़्यादा समय तक न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ हो सकते हैं। इतना ही नहीं, ये जो मैन्योर्स होते हैं ये मिट्टी के स्ट्रक्चर को, टेक्सचर को, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं हमारे क्रॉप्स के। लाइफ स्टॉक एनिमल जैसे काव और ख़ास तौर पर जो हमारी देसी गायों की प्रजाति है जैसे गीर है, कांकरेज, हल्लीकर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फार्म इकोसिस्टम में। ये जो हेज़, मेज़ और जो भी जितना भी फार्म में प्रोड्यूस होता है, ये खा करके ना सिर्फ हमें दूध देती है बल्कि इसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हम हमारी खेती में भी कर सकते हैं। गाय का गोबर, इसका कंपोस्ट जो है, ये हमारे खेत की पोटेंशियल को बढ़ा देता है, क्षमता को बढ़ा देता है और हमारे सॉइल की हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। जहाँ पर मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में खेती में जीवों को हानि होती है, सूक्ष्म जीव हो या पशु पक्षी, केमिकल फर्टिलाइज़र से या फिर मशीनरी से,
सस्टेनेबल ऑर्गेनिक फार्मिंग में ना तो मशीन का इस्तेमाल होता है बड़ी बड़ी, ना ही इसमें केमिकल का इस्तेमाल होता है। इससे जो बायोडाइवर्सिटी होती है, यानी सूक्ष्म जीव हो या फिर पशु पक्षी, इनको भी कोई हानि हमारे खेत में नहीं होती है। आइए प्रोसेस को समझते हैं। फ्रेश काऊ डंग को एक जगह पर कलेक्ट किया जाता है, जमा किया जाता है। इसकी हीप बनाई जाती है, पाइलअप किया जाता है, ढेर लगाया जाता है और नया ऐड करते रहते हैं हर दिन। और साथ ही में आप देखो जैसे जैसे इसका डीकम्पोजिशन ओपन स्पेस में हम इसको जब छोड़ देते हैं तो डीकम्पोजिशन शुरू होता है। इसमें इंसेक्ट्स, वर्म्स, कई तरीके के सूक्ष्म जीव ये सब काम में जुट जाते हैं और इसका डीकम्पोजिशन शुरू होता है। इनके एक्सक्रीटा से ही कंपोस्ट तैयार होता है। अब ये पाइल की हाइट को आप 4 फीट तक बड़ा कर सकते हैं। इनको टर्न अप करते रहना, इसमें मॉइस्चर लेवल थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर पाइल के सेंटर में बहुत ज़्यादा हीट होती है। हीट के वजह से ही डीकम्पोजिशन प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो आप जब भी देखोगे कि ऐसी ढेर में गर्मी होती है, गर्माहट होती है, इसमें काफ़ी वक्त लगता है, कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन तैयार होने के बाद ये डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है और इसमें से एक अर्दी स्मेल आपको आएगी। क्योंकि इस पाइल में तापमान बहुत ज़्यादा होता है, जैसे 54 से 56 डिग्री सेल्सियस के बीच, तो पैथोजेंस या ऐसे बैक्टीरिया इसमें मर जाते हैं। जो सीड्स है वो भी नहीं बचती है। फाइनल प्रोडक्ट यानी जो कंपोस्ट तैयार होता है वो ब्राउन से डार्क ब्राउन कलर का होता है और हमारी मिट्टी के लिए, सॉइल के लिए एक वरदान होता है, मिरेकल होता है, जिससे लाइफ हमारी सॉइल में वापस आ जाती है। चाहे सॉइल में एरेशन हो या फिर कॉम्पैक्टेड सॉइल को ब्रेकअप करना हो, फर्टिलिटी को बढ़ाना हो या फिर बेनिफिशियल बैक्टीरियाज को अट्रैक्ट करना हो, ये सारा काम काऊ डंग, मेन्योर, कंपोस्ट करता है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो रिलीज़ होते हैं स्लोली काऊ डंग कंपोस्ट में से, वो हमारे प्लांट के रूट्स इजीली एक्सेस और अब्जॉर्ब कर पाते हैं। सॉइल बॉर्न डिजीजेस भी प्रिवेंट कर सकते हैं। अंत में मैं कहूँगा कि जो ताज़ा गोबर निकलता है, इसको डायरेक्टली प्लांट्स में अप्लाई नहीं किया जाता, यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें पैथोजेंस, बैक्टीरिया होते हैं, न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है, जिससे हमारे प्लांट्स को नुकसान या वो मर सकते हैं। इसीलिए इसको थोड़ा एजिंग के लिए, डीकम्पोजिशन के लिए रखना पड़ता है। सभी किसानों से, सभी गार्डनर्स से विनती है कि आइए फिर से नेचुरल, ऑर्गेनिक, वैदिक काऊ बेस्ड मेथड की फार्मिंग मेथड को वापस रिवाइव किया जाए।